हाय बडी। इस वीडियो में हम लोग साइंस और टेक और करंट अफेयर्स के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 दी हुई है। एक्टिवेटेड कार्बन इज़ अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम्स, मतलब जो गंदी नाली होती हैं और ये सब जिसमें केमिकल्स और मान लो सीवेज के वाटर बहते हैं उसमें, एंड टू रेमिडिएट कंटेमिनेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज, मतलब कंटेमिनेंट्स को निकालना है, ऐसी चीज़ जो पोल्यूट करती हैं वाटर को, एयर को, इन सारी चीज़ों को। ठीक है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट्स अ लार्ज सरफेस एरिया एंड अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स कौन से मेटल्स होते हैं? पानी में अक्सर मिलते हैं, ठीक है, एयर में भी मिलते हैं। तो लेड हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, फिर मर्क्यूरी हो गया। ठीक है, इन सारी जो मेटल्स हैं इनको हैवी मेटल्स बोला जाता है और ये हार्मफुल होती हैं हेल्थ के लिए हमारे। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल सही है। क्या लार्ज सरफेस एरिया होता है, छोटे छोटे पोर्स की होने की वजह से, ठीक है, जो सरफेस एरिया उसका होता है वो एक फुटबॉल ग्राउंड से भी ज़्यादा हो जाता है, 1 ग्राम कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन का। फिर कह रहा है, कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट विथ हाई कार्बन कंटेंट। ऐसे वेस्ट जिनके अंदर कार्बन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, उन उनसे बन सकता है। जैसे कोकोनट शेल हो गया, फिर उसके बाद वुड हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ, जो फ्रूट या वेजिटेबल के पील हो गए उनसे, मतलब इन सारे वेस्ट चीज़ों से हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे दे भी दिया है, फ्रूट हो गया, फिर एग्रीकल्चरल ग्रेन्स भी हो गए, वुड हो गया, कोकोनट शेल हो गया, इन सारी चीज़ों से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर होगा बोथ 2 एंड 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस मिशन। ठीक है, ये सारे स्पेस मिशंस दिए हैं, इनमें से कौन जो है वो सपोर्ट करता है माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च। माइक्रो ग्रेविटी का मतलब होता है जहाँ पे ग्रेविटी कम हो, ठीक है। रिसर्च, जैसे मान लो कि वो माइक्रो ग्रेविटी किस चीज़ में हेल्प कर सकती है, जैसे कुछ कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट्स अर्थ पे करते हैं, यहाँ पे ग्रेविटी है, ठीक है, तो हमारे एक्सपेरिमेंट्स को, हमारे जो भी रिसर्च है उसको अफेक्ट करती है ग्रेविटी कहीं ना कहीं। तो हम लोग अब वो चीज़ करने की थोड़ा सा मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम लोग स्पेस में जा कर के, जैसे एस्ट्रोनॉट्स जाएं, कुछ साइंटिस्ट जाएं, वहाँ पे वो लोग अगर एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहें, ठीक है, तो वो क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी जो है वो बहुत कम होगी, मिनिमल होगी, तो वहाँ पे जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें क्या रिज़ल्ट आता है और कैसे वो डिफरेंट है अर्थ पे आए हुए रिज़ल्ट से, इससे रिलेटेड मतलब थोड़ा सा रिसर्च है। तो ये जो स्पेडेक्स था, ये मुझे मालूम था क्योंकि ये न्यूज़ में था और सुना भी हुआ था, इसरो का है। गगनयान भी इंडिया का ही है, इसरो का। तो ये दोनों के बारे में सुना था मैंने। एक्सियोम के 4 के बारे में मैंने सुना तो नहीं था, बट हाँ न्यूज़ में ये भी चीज़ थी। और ये जो है मैन्ड स्पेस क्राफ्ट जो है वो हम लोग भेज रहे हैं, 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो लोग जा रहे हैं, नासा का प्लान है ये। ये स्पेसडेक्स जो है, ठीक है, ये इसरो का है, इसने हाल ही में लैंडिंग भी की है, तो उसका न्यूज़ था। गगनयान में भी हम लोग मैन्ड स्पेस क्राफ्ट है, ये मैन्ड नहीं है, ठीक है, ये मैन्ड स्पेस क्राफ्ट है। तो हम लोग कुछ लोगों को भेजने वाले हैं, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में। तो माइक्रो ग्रेविटी क्या होती है, माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च क्या है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को एक बार आप देख लीजिएगा। आंसर होगा इसका ऑल 3। मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था ऑल दो। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मतलब सोलार सिस्टम से, सोलार सिस्टम बोलो, सोलार पैनल से समथिंग रिलेटेड ये स्कीम है। इट टारगेट इंस्टॉलेशंस ऑफ 1 करोड़ सोलार रूफटॉप पैनल इन दी रेसिडेंशियल सेक्टर। ये नंबर के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था और न मैंने इस योजना के बारे में कुछ पढ़ा था। The Ministry of New and Renewable Energy aims to impart training on installation, operation, maintenance and repair of solar rooftop system at grassroots level। ठीक है, मतलब कुछ यूथ को ट्रेनिंग्स देंगे, ठीक है, एक कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे मेंटेन करना है, ग्रास रूट लेवल तक, मतलब गांव गांव तक
ये योजना पहुँचेगी। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और उसमें क्या है, क्रिएट करेंगे 3 लाख स्किल्ड मैन पावर, ठीक है, तो ये भी सही है। इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। मैंने स्कीम नहीं पढ़ी थी तो मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है सम रेयर अर्थ एलिमेंट, ये मैंने पढ़ा हुआ है, रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है, ठीक है, जिसमें 15 लेंथेनाइड्स होते हैं, स्कैंडियम होता है, यट्रियम होता है। यट्रियम जो है वो शायद यूपीएससी में पूछ भी चुका है, तो ये मुझे याद था इसके बारे में। और अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, ठीक है, तो ऐसा होता है ना, पीरियोडिक टेबल यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पे, और फिर ये नीचे होता है। तो यहाँ कहीं पे वो लेंथेनाइड्स आपको मिल जाएंगे और स्कैंडियम और यट्रियम भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद सम, अच्छा ये क्या है, किस चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग में होता है, फ्लैट टेलीविज़न स्क्रीन के मैन्युफैक्चरिंग में और कंप्यूटर मॉनिटर के मैन्युफैक्चरिंग में होता है। तो हाँ, यट्रियम जो है, यट्रियम का यूज़ होता है, और भी एक दो मेटल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में। फिर उसके बाद सम रेयर अर्थ एलिमेंट हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टी। अब लुमिनेसेंस क्या होता है, उसमें फ्लोरेसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, वो आप एक बार देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ ऊपर ऊपर से। फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि लाइट सोर्स जब तक है तब तक वो चीज़ ग्लो कर रही है सामने वाली, ठीक है। लुमिनेसेंस का मतलब है लाइट एमिट करना, ठीक है। फॉस्फोरेसेंस क्या है, लाइट सोर्स हट जाने के बावजूद भी वो जो चीज़ है वो ग्लो करती है या लाइट एमिट करती है, ठीक है। एक बार आप लोग उसको थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल सही है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये जो है डिस्प्ले और इन सब सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन रेलवे हैव प्रिपेयर्ड एनआरपी टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028। नहीं, ये 2028 नहीं है, ये 2030 है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विथ जर्मनी। नहीं, ये इंडिजीनियस है, मतलब घर अपना खुद का देसी है, बनाया हुआ है, ठीक है, हमारे डिपार्टमेंट्स ने, मिनिस्ट्रीज ने मिल करके, ठीक है, ये बनाया हुआ है। तो ये जो चीज़ है ये गलत है, ये गलत है। ये कह रहा है कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडीज होती है, टैग फिटेड ऑन द ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन, ठीक है, खास करके स्टेशन सेक्शन में होता है, और कभी कभी तो थोड़ा सा स्टेशन से थोड़ा दूर पे भी होता है। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल सही है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन नॉट करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट में 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। आप यहाँ पे एक बार इसको देख लीजिएगा, NRP क्या है, फिर उसके बाद कवच सिस्टम क्या है, RFID क्या है, और फास्टैग वास्टैग में भी यूज़ होता है। फास्टैग पता है ना, टोल प्लाजा पे और इन सब जगहों पे लगा होता है। 84th क्वेश्चन कह रहा है विथ रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। एयरक्राफ्ट का टाइप दिया, उसका डिस्क्रिप्शन दिया। अब मुझे खाली बस ये C-17 ग्लोब मास्टर 3 जो है इसके बारे में पता था, वो ये है, ठीक है। बड़ा वाला कार्गो शिप, ऐसा एयरक्राफ्ट देखा होगा ना, जैसे जिससे कुछ सामान यहाँ से वहाँ लेके जाना है, या छोटे एयरक्राफ्ट्स लेके जाने हैं, या फिर क्या बोलते हैं, अरे ये न्यूज़ में क्या, ये मैंने वहाँ पे भी, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब अफ़गानिस्तान से लोग देखो, जब तालिबान की सरकार आई थी तो अमेरिका अपनी ये वाली शिप एयरक्राफ्ट लेके जा रहे थे, तो लोग इसके ऊपर लटक रहे थे, ठीक है। ये वाली एयरक्राफ्ट आपने देखा होगा, बहुत बड़ा होता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन वाला है। सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में IL-76 मैंने कभी कोई नहीं सुना है, मैंने राफेल सुना है, मैंने यहाँ तक कि सुकोई सुना है, मिग सुना है, मैंने एफ सुना है, F-35, F-19, ये सब सुने हुए हैं। ये मैंने सुना नहीं था, तो मुझे इसके ऊपर तो थोड़ा डाउट था। तो ये ऑल्दो ये है भी नहीं सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, तो ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये राइट है। तो आंसर होगा ओनली 2। Which organization has enacted the NRL to tackle climate change and biodiversity loss? तो ये यूरोपियन यूनियन ने अपनी इधर बनाया है, और ये एक बार उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, एक बार देख लीजिएगा। बॉन्ड चैलेंज क्या होता है, समथिंग रिलेटेड टू दिस, ठीक है, मतलब सिमिलर टू दिस, रिलेटेड नहीं है, सिमिलर है। बॉन्ड चैलेंज में भी ये IUCN ने बनाया है और जर्मनी ने मिल करके बनाया है।
एनआरएल। और बॉन चैलेंज को बॉन कन्वेंशन के साथ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि बॉन कन्वेंशन जो है वो यूएनईपी द्वारा बनाया गया है और उसमें क्या है, माइग्रेटरी स्पीशीज़ के प्रोटेक्शन के लिए है। वेरएज बॉन चैलेंज जो है वो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन और कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन के लिए है, और ये ग्लोबली है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए नहीं, ये स्पेसिफिक रीजन के लिए है, यूरोपियन यूनियन के लिए। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर है यूरोपियन यूनियन। मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के बारे में कुछ चीज़ें हैं। इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स टिल जनवरी 2025। हाँ, 7 मेंबर स्टेट्स हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, भूटान है और नेपाल है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये करेक्ट है। यहाँ पे मैंने मेंबर्स के बारे में मेंशन भी किया हुआ है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ द ढाका डिक्लेरेशन 1990, नहीं 1997, वो भी बैंकॉक डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये जो चीज़ है एकदम रॉन्ग हो गई, टू रॉन्ग हो गया, टू रॉन्ग हो गया। अब हमेशा मैं जाता था मेजॉरिटी वाले के साथ, मैं ऐसा किया भी, मैंने मेजॉरिटी वाले को टिक किया, बट यहाँ पे क्या है ना कि रॉन्ग हो गया। देखते हैं अभी। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर्स। तो इसमें जो नेपाल है वो नहीं है फाउंडिंग मेंबर, बाकी ये सब फाउंडिंग मेंबर हैं बिम्स्टेक के। तो ये रॉन्ग हो गया। इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया। नहीं, ये जो टूरिज्म वाला सब सेक्टर जो है, सबको अपना अलग अलग पोर्टफोलियो टाइप दिया हुआ है, सब सेक्टर दिया हुआ है, तो वो लोग अपना अपना देखते हैं। तो ये जो टूरिज्म वाला है ये नेपाल के अंडर में है, ना कि इंडिया के अंडर में। तो ये जो चीज़ रॉन्ग है, इसकी वजह से मैंने ये जो टिक किया था, मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। आंसर होगा ये। इंडिया के सब सेक्टर्स आप देख लीजिए, काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम और डिजास्टर मैनेजमेंट और एनर्जी से रिलेटेड, ये हम लोगों का पोर्टफोलियो है या हम लोगों का सब सेक्टर है। हम इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है। हम गाइड करते हैं, मतलब बाकी ग्रुप ऑफ मेंबर्स को, मेंबर्स ऑफ द ग्रुप को। फिर उसके बाद गगन के बारे में कुछ दिया है। जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है कुछ, जीपीएस से रिलेटेड। यूज uses a system of ground station to provide necessary augmentation. Which of the following statement is are correct in respect of गगन? अब it is designed to provide additional accuracy and integrity, ठीक है। एडिशनल एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी मतलब नेविगेशन करने में, ठीक है, जैसे मैप वेब से रिलेटेड है। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद इट अलाउज मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये जो चीज़ है ये भी बिल्कुल सही है, और ये बनाया भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो द्वारा मिल करके बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। तो ये जो चीज़ है ये करेक्ट है। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ओनली इन एविएशन बोल दिया ना, थोड़ा सा मतलब एक्सट्रीम कर दिया स्टेटमेंट को। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल गलत है। लॉजिस्टिक और ये सब सारी चीज़ों में भी यूज़ हो सकता है, तो ये गलत हो गया। तो 3 गलत, 3 गलत, और जाना मेजोरिटी के साथ में हमेशा, तो ये आंसर होगा, ठीक है। और हर जगह काम नहीं कर रहा है, पिछले क्वेश्चन में काम नहीं किया था बट इधर काम किया, तो यहाँ पे सही है, मेरा ये क्वेश्चन सही था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एआई एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रैंड पलाइस, ठीक है, पेरिस में। अब ये क्या है, कोच एड विथ इंडिया, ठीक है, इंडिया द्वारा कोच ऐड किया गया था। तो ये जो चीज़ है मैंने अटेम्प्ट नहीं किया इस क्वेश्चन को, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, यूएस और यूके ने भी साइन किया है इसको। एआई समिट है, तो हाँ ये भी जो चीज़ है ये सही है, बोथ 1 और 2 है। मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो ऑल्दो करंट अफेयर में था, न्यूज़ में था, मैंने बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ नहीं थी तो मैंने इसको ध्यान नहीं दिया इतना, बट ठीक है, आ गया तो मैंने नहीं अटेम्प्ट किया था इसको। इसको भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ऑल्दो इसमें जो है ये सारे के सारे सही हैं। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर 2026, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट टूरिज्म 2027, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 2025, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉयड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस 2029। तो आप एक बार देख लीजिएगा इन लोगों को। मैं ये सब डेट से याद नहीं रखता कि नेवी डे क्या है, ठीक है। फिर हाँ कुछ कुछ जो है, अब योगा डे मुझे मालूम है कि 21 जून होता है, बट अब हर एक डे नहीं याद रख सकता ना कि हाँ ये डे क्या है, वो डे क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्या है, वर्ल्ड ऐसा डे क्या है।
जो जिसको याद है भाई वो याद कर सकता है, बट मैं अलग से याद करने के लिए कभी नहीं जाता, तो ये सब न्यूज़ में भी था, बट मैं नहीं याद करने गया, तो मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया। इसका आंसर ऑल फोर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू ब्रिक्स। ब्रिक्स जो अभी 16th समिट जो हुआ था कज़ान में, जहाँ पे इमेजेस निकल कर आई थी रशिया के जो प्रेसिडेंट थे पुतिन, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी, और जो क्या बोलते हैं चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, इन तीनों की फ़ोटो निकल कर आई थी और बोला गया था कि मोस्ट पावरफुल इमेज आज के टाइम पे अगर है तो ये है। तो ये अक्टूबर के टाइम हुआ था, ठीक है, ये समिट। तो 16th कज़ान में हुआ था, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया हैज़ बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। अब इंडोनेशिया जो है ये फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स बना है, बिल्कुल ठीक है। ये जो चीज़ है ये भी सही है, ये भी सही है। फिर उसके बाद द थीम ऑफ द 16th ब्रिक्स समिट वॉज स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे जो चीज़ है ना, ये मल्टीकल्चरलिज्म नहीं होगी, मल्टीलैटरलिज्म होगा, ठीक है। मल्टीकल्चरलिज्म और मल्टीलैटरलिज्म में बहुत फ़र्क है। मल्टी कल्चरलिज्म अगर मैं बताऊँ, ठीक है, तो वो क्या होता है कि एक ही जगह पे, ठीक है, वहाँ पे खूब सारे, जैसे एक पर्टिकुलर सोसाइटी में खूब सारे कल्चर को एक्सेप्ट करना, ठीक है। जैसे हम लोगों का सोसाइटी मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, खूब सारे कल्चर के लोग हम लोग की सोसाइटी में रहते हैं ना इंडिया में। तो हमारी जो इंडिया जो है वो मल्टी कल्चरल है। वेरएज़ मल्टीलैटरल का मतलब होता है कि ग्लोबल लेवल पे खूब सारी कंट्रीज़ जब इंटरनेशनली किसी इशू को एड्रेस करने के लिए मिलती हैं और डील करती हैं आपस में मिलकर, उसको बोलते हैं मल्टीलैटरल, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं इन्वॉल्व, जैसे यूएन हो गया और ये सब हो गया। तो अब एक बार मल्टीकल्चरलिज्म और मल्टीलैटरलिज्म के बारे में भी देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, मैंने ऐड नहीं किया। मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है। आप यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो अगर आप वो करो तो आप इसके बारे में एक बार पढ़ लेना। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे अगर किसी ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो ये जो चीज़ है यहाँ पे गलत है, मल्टीकल्चरलिज्म नहीं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, 3 रॉन्ग हो गया, 3 रॉन्ग हो गया, हमेशा मेजॉरिटी के साथ जाना चाहिए, तो 1 एंड 2। तो ये वाली जो चीज़ है ये राइट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये यार एकदम स्पोर्ट्स का कुछ पूछ दिया, ठीक है, ये बिल्कुल भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या है खो खो, फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? इट वॉज हेल्ड इन दिल्ली। नहीं, ये रॉन्ग है, ये हुआ था पुणे में, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, 1 रॉन्ग, आंसर होगा 2 एंड 3। आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको कि कौन क्या है, मैं ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे थोड़ा भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें क्या कह रहा है? इन द फिनाले ऑफ द 45th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन 2024 गुकेश दोमाराजू, ठीक है, ये गुकेश जो है अभी जो क्या बोलते हैं इंडिया के यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। अभी न्यूज़ में भी था मैग्नस कार्लसन को भी इन्होंने डिफीट किया था, बट ठीक है, मतलब जैसे मैंने नहीं इतना ध्यान दिया था। इनका 45th चेस ओलंपियाड पूछ रहा है। अब इसमें गुकेश को बोल रहा है कि उसने डिफीट कर दिया, ठीक है, रशियन प्लेयर को, ठीक है। बट क्या होता है ना कि ये जो ओलंपियाड है ना ये ग्रुप में होता है, ठीक है, ये वन बाय इंडिविजुअल नहीं होता मैच। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। अभिमन्यु मिश्रा, एन अमेरिकन चेस प्लेयर, होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। ये 12 साल की उम्र में भाई साहब बन गया था। इसका अगर आप थोड़ा सर्च करोगे तो आपने देखा भी होगा इसके बारे में। तो ये इसमें जो स्टेटमेंट है ये ओनली 2 करेक्ट है, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, ये सब कुछ मैं उसमें कवर करके ये जो 2025 का जो एनालिसिस है इसको मैं पूरा ख़त्म करूँगा। और फिर उसके बाद जो है हर एग्ज़ाम का जो PYQs मतलब सब्जेक्ट वाइज मैं स्टार्ट करूँगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है मैं देखूँगा कि अगर हो सके तो ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट वाला अगर मैं ख़त्म करवा दूँ,
या फिर पॉलिटी स्टार्ट करूँ? जो भी हो, अगर आपको लगता है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। तो मैं ट्राई करूँगा वहाँ से हम लोग उस सब्जेक्ट के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं 1995 से लेकर के, ठीक है? 1995 से पुराना भी हो सकता है, लेकर के 2024 तक के, जब अभी तक जितने भी आए हैं सबको मैं सॉल्व करूँगा। और हो सके तो मैं देखूँगा जियो साइंटिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, सीएपीएफ वाला, और क्या बोलते हैं सीडीएस वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, सीएपीएफ तो अभी होगा, सीडीएस वाला एग्ज़ाम हुआ था, उनके भी जो जीएस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं एक बार एनालाइज़ करूँगा सॉल्व करके, ताकि हम लोगों के पास है ना, मतलब हम लोग हर एक चीज़ को थोड़ा-सा मतलब देख लें कि यूपीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी सिर्फ़ सीएसई के एग्ज़ाम तो करवाता नहीं है, यूपीएससी सीडीएस करवाता है, जियो साइंटिस्ट करवाता है, सीएपीएफ करवाता है, एनडीए करवाता है, ठीक है? तो इन सारे एग्ज़ाम्स को ईपीएफओ करवाता है, ठीक है? इन इन सारे एग्ज़ाम्स के भी पेपर्स को हम लोग साथ-साथ देख कर चलें। और मैंने इस साल किया भी ये था कि जो मेरा अभी प्री होने वाला था, उससे पहले ये जियो साइंटिस्ट और सीडीएस के पेपर हो चुके थे। तो मैंने उनके भी पेपर्स को सॉल्व किया था। उसमें से भी कुछ चीज़ें मुझे हेल्प मिली थी। तो आप जो है मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मुझे पहले कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, और फिर उसके बाद मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा बिल्कुल। ठीक है? थैंक यू सो मच।